नमस्कार दोस्तों। हमारा चैनल फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेलरेशंस के बेसिक प्रिंसिपल को समझने का प्रयास किया था और मैंने कहा था कि एक्सेलरेशंस के दो तीन पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो मेरा प्रयास इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा, लेकिन अभी मैं एक्सेलरेशंस के टॉपिक से हटकर एक दूसरे टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ और एक्सेलरेशंस की वीडियो जल्द लाऊंगा ताकि आप पहले उन वीडियोस को जो एक्सेलरेशंस के बेसिक पे जो बेसिक प्रिंसिपल पे एक्सेलरेशंस के जो वीडियो हैं उन वीडियो को आप देखकर एक्सेलरेशंस को थोड़ा सा बेसिक से आप उसको जानने का प्रयास करें, समझें, प्रैक्टिस करें उस पर, ताकि फर्दर जब वीडियोस में लाऊं और बताऊं तो आपको समझने में उसकी क्रोनोलॉजी को समझने में बिल्कुल सभी वीडियोस एक साथ लिंक्ड है और आपको एक अच्छी समझ। तो मैं आज एक डिफरेंट टॉपिक पे आ रहा हूँ और ये टॉपिक जो है हमारे फिजिक्स में मैकेनिक्स एक ब्रांच होता है, इसमें हम लोग मोशन के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं। उसी के सबसे बेसिक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उस प्रिंसिपल का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को हम आज पढ़ेंगे। ये टॉपिक जितना सुनने में आसान लग रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे मोशन के बेस पे, तो ये उतना आसान है नहीं। ये एक्चुअल में क्या है कि न्यूटन के गति के नियम जो है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है, इस पूरे यूनिवर्स को समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं इसी को बहुत बेसिक तरीके से इनके तीनों लॉज को समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप मेरा प्रयास सफल हो। सो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले तो न्यूटन के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 1642 में उनका जन्म जो है 17th सेंचुरी यानी 1642 में इंग्लैंड में हुआ। वो बचपन से ही ना एकेडमिक एजुकेशन में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। एकेडमिक एजुकेशन का मतलब उनके कॉलेज की पढ़ाई हो या फिर उनके स्कूल की पढ़ाई हो, जो हम लोग अपने स्कूल कॉलेज ये सब में पढ़ते, ये सारी चीजें एकेडमिक क्लासेस, इनमें उनका उतना परफॉर्मेंस नहीं रहता था। बट वो प्रतिभा के धनी थे, उनके पास मेधा जो उनकी थी, उनका जो टैलेंट था, वो काफी जो है मेधावी छात्र थे। एकेडमिक एजुकेशन में उतना रुचि वो लिए नहीं थे, उनकी रुचि किसी और ही चीज में थी। वो अप टू द मार्क सोचने का प्रयास करते थे और वही उनको आज दुनिया के महान वैज्ञानिकों के सीरीज में अच्छे खासे उसको उनके टर्म्स याद किए जाते हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस याद किए जाते हैं। न्यूटन, आइंस्टाइन, ये दोनों फिजिक्स के एरियाज में बहुत बड़े मुकाम हासिल किए। न्यूटन जब जिस पेज में वो थे 17th सेंचुरी में जब वो थे, मैं थोड़ी सी फिलोसफी की बात कर रहा हूं, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि न्यूटन 17th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। और दरअसल क्या है कि वो सोसाइटी में जो चेंजिंग्स लाना चाहते थे साइंस की मदद से, साइंस में भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बल पे और जो चेंजिंग्स लाना चाहते थे, उन चेंजिंग्स के वजह से उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। यूरोप में एक कंट्री, इटली, इटली की जो कैपिटल है वो है रोम। रोम को जब आप गूगल मैप पे जूम करेंगे तो आपको रोम, इटली की जो कैपिटल है रोम, रोम के अंदर आपको एक और कंट्री मिलेगी। उस कंट्री का नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी जो है ना बहुत हाई लेवल पे अभी भी रूल होती है वहां पर क्रिश्चियनिटी। वहां पे जो चर्च है, चर्च के जो पोप है, जो फादर है, उनके मुंह से निकला हुआ रिलीजन्स के बेस पे कोई भी बातें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देखिए न्यूटन जिस सदी में जी रहे थे, बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास भी बहुत फैला हुआ। ऐसा नहीं है कि न्यूटन को ही फेस करना पड़ा,
बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जैसे कोपरनिकस, इन्हें भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि कोपरनिकस ने कह दिया था कि सन के चारों ओर सब लोग चक्कर लगाते हैं। उससे पहले चर्च इस बात को नहीं मानता था। ब्रूनो एक और फिलोसफर थे, उनका भी मानना था कि ये पूरा यूनिवर्स अनंत था, लेकिन चर्च मानता था कि ये हमारी धरती इंपॉर्टेंट है, इसके चारों ओर बाकी सब चक्कर लगाते हैं, और ये बहुत ज्यादा अनंत वाली बातों पे वो लोग यकीन नहीं करते थे। और ये बात जाननी है कि जो चर्च कहता था उसे यूरोप में लॉ के रूप में माना जाता था। उसके अगेंस्ट अगर कोई भी, चाहे वो साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, अगर उसके अगेंस्ट, उसके द्वारा दी गई थियोरी के अगेंस्ट कोई बातें अगर चल रही हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट दिया जाता था। और न्यूटन को भी ये सब बातें झेलनी पड़ी थी। न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, ब्रूनो, इन सबको झेलनी पड़ी। सब लोग चर्च के लोग यही बात मानते थे कि जो ये धरती है, और धरती के बाहर की जितनी भी दुनिया, उसे आप स्पेस मान लीजिए, स्टार्स, गैलेक्सीज, यानी स्टार के बहुत बड़े समूह को गैलेक्सीज कहते हैं, हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, बहुत सारे प्लैनेट, ये सब चीज, इन सब के नियम अलग है। कहने का मतलब जो धरती पे नियम चलते हैं, चाहे वो विज्ञान के नियम हो, सोसाइटी के नियम हो, किसी भी तरह के लॉ, और जो धरती के बाहर जो लॉ, वो बिल्कुल अलग है। चर्च का सीधा सीधा इशारा था इसके लिए, और धरती के लिए इन्होंने जो नियम बनाए हैं, धरती के बाहर की दुनिया के लिए इन्होंने जो नियम बनाए हैं वो अलग है। ये चर्च का मानना, और लगभग लगभग सभी लोग इस बात को फॉलो करते थे यूरोप में। न्यूटन ने एक झटके में सब बदल दिए। न्यूटन ने क्या कहा, देखिए मैं न्यूटन के बारे में इसलिए अभी आपको इतना सब कुछ बता रहा हूं कि केवल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के 3 लॉ पढ़ लेने से आप न्यूटन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। और न्यूटन कैसी पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे, इन्होंने एक्चुअल में क्या किया फिजिक्स में, उनका क्रक्स बता रहे हैं। इससे आपको बेहतरीन समझ में आएगी कि आखिर न्यूटन ने क्या किया इस दुनिया के लिए। न्यूटन ने एक झटके में इस थियोरी को खत्म कर दिया। न्यूटन ने अपनी एक किताब लिखी थी। न्यूटन का जन्म हुआ था 1642 में, और उनकी जो बुक पब्लिश हुई 1687 में, उस बुक का नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। न्यूटन अपने जो भी नियम, विज्ञान से जुड़ी हुई जो भी बातें, गणित से जुड़ी हुई जो भी बातें, उसको समाज से जोड़कर वो बताता था। न्यूटन की साइंस की बातें सोशल वे में लिखी हुई होती थी कि सोसाइटी से कैसे रिलेट हो रही है। इसीलिए सोसाइटी में जो लॉ पहले से चल रहे हैं, जो झूठे थे, उन लॉ के साथ जब न्यूटन के सच्चे लॉ टकराए, तो सोसाइटी वाले लोगों को दिक्कत हुई। चर्च की जो सोसाइटी थी, उनको प्रॉब्लम्स हुई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ईश्वर ने धरती के लिए अलग लॉ बनाए हैं, स्पेस के लिए, धरती के जो बाहर की दुनिया है उसके लिए अलग लॉ बनाए, पर न्यूटन ने अपनी बुक में ये बातें क्लियर कर दी। उनकी जो सारी थ्योरी है, उनका क्रक्स ये था, न्यूटन का ये मानना था अर्थ और स्पेस जहां भी है, भौतिकी के नियम, गणित के नियम एक समान चलते हैं। उन्होंने एक ही झटके में धरती और स्पेस, अर्थ और स्पेस एक कर दिया। एक झटके में ये प्रथाएं बदल दी न्यूटन ने अपनी थ्योरी से।
उन्होंने कहा कि फिजिक्स के नियम जो होते हैं वो पूरे यूनिवर्स में एक समान है। मार्स पर भी यही लॉ चलेंगे, अर्थ पर भी यही लॉ चलेंगे, कोई अलग से स्पेशल लॉ नहीं है, सबके लिए लॉ समान है। न्यूटन ने सब कुछ एक कर दिया, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। न्यूटन की जो थियरी का क्रक्स है वो मैंने बता दिया। न्यूटन ने एक झटके में पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए नियम एक निकाला। न्यूटन के नियम या फिजिक्स के नियम, गणित के नियम सारी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में एक समान चलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं के लॉ अलग हैं। न्यूटन के गति के नियम एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि न्यूटन के गति के नियम यहां पर कुछ और चल रहे हैं, मार्स पे कुछ और चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। न्यूटन के गति के नियम जो आज यहां चल रहे हैं वही मार्स पे चलेंगे, वही जुपिटर पे, वही सैटर्न पे, वही सन पे, कहीं भी चले जाएंगे। ये बातें क्लियर हुई। अब मैं न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे फोकस करता हूं। देखिए, न्यूटन ने मोशन के बारे में कुछ लॉ दिए। एक्चुअली में क्या है कि न्यूटन से पहले और भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मोशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और बहुत हद तक वो कोशिशें सफल भी हुई। जैसे गैलीलियो ने भी बहुत अच्छे तरीके से मोशन को समझाने की कोशिश की, और मोशन के काउज, मोशन किस वजह से हो रहे हैं, मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे बढ़ गई, मोशन चेंज हो गया, मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ में जा रहा था, वो अचानक से साउथ हो गया। आखिर ऐसी क्या चेंजिंग्स हुई उसमें, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसके मोशंस के डायरेक्शंस चेंज हो गए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रूप में जो पेश आया वो न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशंस में ये बातें बताई। तो न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशंस में सबसे पहला काम किया क्या कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग कंडीशन में रेस्ट में था, अचानक से क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, आगे बढ़ने लगा, रोल करते हुए ये आगे बढ़ने लगा, और अब ये मोशन में आ गया। एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, अचानक से इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो गया। एक बॉल ऐसे आ रही थी, अचानक से यहां पे कुछ ऐसा हुआ जिससे इस बॉल की डायरेक्शंस इधर हो गई। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस में न्यूटन ने सबसे ज्यादा फोकस किया कि मोशन में जो चेंजिंग आ रही है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अचानक से वो मोशन में आ गया, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वापस अचानक से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, इसके काउज पे न्यूटन ने जोर दिया। क्या कारण था? न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशंस के पहले लॉ में ये डिफाइन किया, बताया। डेफिनेशंस आप लोगों के बुक्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से दी गई है, इसलिए मैं डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगा। न्यूटन ने अपने पहले लॉ में ये क्लियर मेंशन किया कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। एक बॉडी अगर मोशन में है और वो मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और अल्टीमेटली वो लास्ट तक 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलती रही। एक बॉडी का डायरेक्शन पहले नॉर्थ में था, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो गया। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि एक बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी। एक बॉडी मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल क्वांटिटी उस पर लगे नहीं। न्यूटन ने इशारा किया, कोई तो एक्सटर्नल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले आती है, मोशन से रेस्ट में ले आती है, उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर देती है, उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देती है। न्यूटन का इशारा साफ था, एक एक्सटर्नल क्वांटिटी वी मस्ट हैव
to get these types of changing in this object. कुछ ना कुछ तो चाहिए. ये एक ऑब्जेक्ट, ये पहले रेस्ट में थी, अचानक से एक एक्सटर्नल क्वांटिटी इस पे अप्लाई हो गई. उस एक्सटर्नल क्वांटिटी का उस एक्सटर्नल क्वांटिटी का नाम फोर्स है, हिंदी में से बल कहते हैं. और अचानक से अब ये मोशन में आ गई. यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ये बात कंफर्म होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह की चेंजिंग चाहिए, चाहे उसका शेप बदलना हो, चाहे उसके मोशन का डायरेक्शन बदलना हो, चाहे उसकी स्पीड बदलनी हो, या ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसे रोकना हो, या ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसे रोकना हो, या फिर ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो उसे मोशन में लाना है. वी मस्ट हैव सम एक्सटर्नल क्वांटिटी, और इस एक्सटर्नल क्वांटिटी को फोर्स कहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन के पहले लॉज ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशंस मिलता है. न्यूटन के पहले गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है. यानी कि कोई पूछे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चला, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से हमें फोर्स की डेफिनेशंस मिली कि फोर्स क्या है. एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी अदर ऑब्जेक्ट्स में चेंजिंग्स लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. चाहे वो चेंजिंग किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना हो, चाहे मोशनेबल ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाना हो. जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, अचानक से साइकिल में आप ब्रेक लगाइए, साइकिल रुक जाएगी, क्योंकि आपने ब्रेक लगाया तो पीछे की तरफ, साइकिल के पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग गया और साइकिल रुक गई. अचानक से साइकिल रुकी हुई है, आपने पैडल पे फोर्स लगाया और ब्रेक रिलीज किया और साइकिल आगे चलने लगी, क्योंकि फोर्स आगे की तरफ लग रहा है. और ये बातें याद रखनी है कि जिस ओर फोर्स लगता है उसी तरफ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा. जिस ओर फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई होगा, उसी डायरेक्शंस में एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस भी उसी डायरेक्शंस में होगी. तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें यह पता चलता है कि फोर्स की डेफिनेशन हमें पता चलती है कि एक फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग का पता चलता है. अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है. आप सोचिए कि ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, सपोज 40 केजी का. एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m2 है जो 100 केजी का है. इस पे फोर्स अप्लाई हुआ F1, इस पे फोर्स अप्लाई हुआ F2. याद रखना है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में थे. लॉजिकली आप कह सकते हैं कि ये 40 केजी है और ये दोनों सेम ग्राउंड पे. ऐसा नहीं है कि यहां पर बहुत ये स्मूथ है, ये बहुत रफ है, नहीं, दोनों सेम ग्राउंड पे. इस ऑब्जेक्ट को F1 फोर्स से धकेलने की कोशिश करेंगे, पुश करने की कोशिश करेंगे. इस ऑब्जेक्ट को भी पुश करने की कोशिश करेंगे. मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये F2 जो है F1 से बड़ा होगा. हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी इस M2 को, क्योंकि इसका मास ज्यादा है. आपको पता है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाह रहा था. ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाह रहा था जब तक कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगाए, कोई एक्सटर्नल क्वांटिटी नहीं लगाए. उस एक्सटर्नल क्वांटिटी को फोर्स कहते हैं. जानते हैं ये ऑब्जेक्ट अपने मास की वजह से एक प्रॉपर्टी को पैदा कर रहा है. उस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया.
इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग होती है ना, उस चेंजिंग को अपोज करती है। सपोज दैट मैं खड़ा हूं, मेरा 65 केजी मास है, ऐसे कंडीशंस में मुझे कोई धक्का देगा ना, तो मेरा इस बॉडी का जो ये मास है ना, वो पुश को अपोज करने की कोशिश करेगा। इस ऑब्जेक्ट को धक्का देने के लिए जितने अमाउंट की फोर्स की जरूरत है वो डिसाइड हो जाएगा इनर्शिया से। इनर्शिया ये बात कंफर्म करता है कि जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। इनर्शिया एक ऐसी ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है जो मास पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि इनर्शिया सिर्फ मास पे ही डिपेंड करेगी, इनर्शिया और भी चीजों पे डिपेंड करती है। अभी मैं मास को कंसीडर कर रहा हूं तो मास पर ही मैं फोकस करूंगा। इनर्शिया एक ऐसी क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, जो कोई भी चेंजिंग हो रही है ना उसको अपोज करती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग लाना है तो सबसे पहले उसके इनर्शिया को ब्रेक करना होगा। इसीलिए तो M2 इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इनर्शिया बार बार कहेगा यही चीज कि मेरे में चेंजिंग, मैं तभी मोशन में आऊंगा जब मुझे तुम ब्रेक कर दोगे, मैं तो तुम्हारे F2 को अपोज करूंगा। ये है इनर्शिया ऑफ मास। इनर्शिया ऑफ मास, मास का इनर्शिया है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उसको रेस्ट से मोशन में डालने में। अब देखिए, देखिए एक्चुअली में ऐसा है कि मैं थोड़ा सा डीप जाता हूं किसी भी थ्योरी में, ताकि एक बार में पूरा क्रक्स पता चले। अब जैसे देखिए, ये ऑब्जेक्ट 100 kg 20 km/h से ये चल रही है। इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं चलते हुए, ताकि इसकी स्पीड बढ़ जाए या स्पीड घट जाए। एक और ऑब्जेक्ट है, ये 1000 kg का है, ये भी 20 km/h से चल रही है। याद रखिए, इस ऑब्जेक्ट में चेंजिंग लाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट में चेंजिंग यानी इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग लाने के लिए, स्पीड में चेंजिंग लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। इसमें कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए मोशन में है, इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो जितना फोर्स हम इस पे अप्लाई करेंगे, इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं इसको, तो जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ये बात डेफिनेटली है कि इसमें ज्यादा फोर्स की लगेगी जरूरत। बहुत तेजी से हेवी मास की ऑब्जेक्ट करीब आ रही है तो हमें उसे रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा। अब मास हटा दीजिए। अब आप एक काम कीजिए, ये 100 kg है, ये भी 100 kg है, बट इसकी रफ्तार है 200 किलोमीटर और ये 20 km/h से। 20 km/h से कोई ऑब्जेक्ट आ रही है तो हमें इसे रोकने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 100 kg की वही ऑब्जेक्ट 200 किलोमीटर से करीब आ रही है, उसे रोकने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इन दोनों फोर्स में अंतर होगा। नीचे वाला जो फोर्स होगा, जो 200 km/h से आती हुई कोई ऑब्जेक्ट को रोक रही है, ये ज्यादा होगी। ये क्यों हुआ पता है? इसकी हाई वेलोसिटी के चलते। इसे कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। याद रहे, मोशन की वजह से इसमें इनर्शिया पैदा हो गया। ये ऑब्जेक्ट बार बार यही बात कहेगा, कहेगा इन द सेंस ये नहीं कि ऑब्जेक्ट बोलना स्टार्ट कर देगा, मैं कैसे समझाने की वजह से बता रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट बार बार ये कहेगा कि मैं 200 km/h पे आ रहा हूं, मुझे रोकने के लिए तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरे इनर्शिया को तोड़ना होगा, तब मैं रुक पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं रुक पाऊंगा। याद रखना, इनर्शिया हमेशा, आप लोग सब ये बात याद रखिएगा कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने में होने वाले चेंजिंग को अपोज करती है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग अगर लाना है, कोई भी तरह का चेंजिंग हो, उसके शेप में चेंजिंग लाना है, उसके मोशन में चेंजिंग लाना है, रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, हमें उसके इनर्शिया से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए कोई भारी ऑब्जेक्ट को
भारी ऑब्जेक्ट को पुश करना है या पुल करना है तो जितना फोर्स लगेगा, एक हल्के ऑब्जेक्ट को उससे कम फोर्स में हम पुश या पुल कर सकते हैं। तो फोर्स को इस तरह से भी कह सकते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा न्यूटन का पहला गति का जो नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग अगर लाना है तो हमें वी नीड अ स्पेशल क्वांटिटी, और वो स्पेशल क्वांटिटी जो होगी वो फोर्स है। इसीलिए तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल क्वांटिटी ना लगाए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल क्वांटिटी ना लगाए, और वो क्वांटिटी कहलाती है फोर्स। इसका मतलब न्यूटन के पहले गति के नियम से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स की डेफिनेशंस पता चलती है, और साथ साथ ये भी पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की एक ऐसी क्वालिटी भी होती है जो अपने में होने वाले चेंजिंग को अपोज करती है, उस क्वालिटी को कहते हैं इनर्शिया। ये न्यूटन का पहला गति का नियम था। और अब मैं इस पे कुछ एक दो एग्जांपल बता रहा हूं जो इनर्शिया को और क्लियर करेंगे। एक बेसिक एग्जांपल है जो बुक्स में बहुत दिया हुआ रहता है, जैसे कैरम बोर्ड की ये अलग अलग ये गोटियां हैं, स्ट्राइकर से हिट कीजिए, बहुत तेजी से हिट कीजिएगा, और एक बात याद रखना है, जैसे ये सारे बंच जो है रखे हुए हैं ये रेस्ट में है, स्ट्राइकर की स्पीड मान लिया जाए 20 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइकर को हमने स्ट्राइक किया, कुछ तो फोर्स लगा होगा, और इससे जब ये इस सबसे बेस नीचे वाली गोटी को जब इसने टच किया, बहुत कम समय के लिए यहां फोर्स अप्लाई हुआ इसमें, और ये मोशन में आकर निकल गया, बाकी सारे जो गोटियां थी वो बेस में आ गई और स्टेबल रही, स्थिर रही। ये पता है क्यों हुआ है? ये सारे ऑब्जेक्ट जो है ना इनर्शिया को मेंटेन कर लिए, रेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि इनमें चेंजिंग आने के लिए फोर्स को इन तक पहुंचना था, लेकिन फोर्स बहुत कम समय के लिए नीचे वाले पर ही लगा। इसीलिए याद रखिएगा एक चीज कि इनर्शिया का सीधा सीधा एक और रिलेशन होता है, बहुत कम समय, लीस्ट टाइम से रिलेशन इसका होता है। सिर्फ इसके इनर्शिया को हम तोड़ पाए क्योंकि बहुत कम समय के लिए इसमें लगा, तो इसका इनर्शिया टूट गया। अगर यही स्ट्राइकर की रफ्तार बहुत धीरे से मारते और तब टक्कर का तो ये सारा गिर जाता, जो कि होता ही है। वो होता क्यों? क्योंकि ज्यादा समय के लिए फोर्स इसमें टच हो गया तो वो फोर्स ऊपर तक पहुंच गया, और जितने भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में थे उन सब की इनर्शिया टूट गई, और वो सब मोशन में आ गए, गिर गए, इधर गिर गए, उधर गिर गए, जो भी है सब जाके डिस्ट्रैक्ट हो गए इधर उधर। तो याद रखना, किसी का इनर्शिया जो टूटता है ना, इनर्शिया चेंज हो जाता है, वो बहुत कम समय के लिए, अगर उस जिसमें फोर्स लगा बहुत कम समय के लिए, केवल उसी में चेंजिंग आएगी, अदरवाइज और कहीं चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे आप यहां देखिए, एक ग्लास का टुकड़ा है, जब आप इस पे कोई स्टोन मारते हैं और जब आप कोई बुलेट फायर करते हैं, स्टोन मारने पे ये पूरा ग्लास ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि स्टोन ज्यादा रफ्तार से नहीं आप मारे हैं, नॉर्मल रफ्तार है, और उस स्पीड से जब इस पे टक्कर की तो जो फोर्स इसमें लगा वो ज्यादा समय के लिए ग्लास के कांटेक्ट में रहा, और वो क्योंकि ये स्टोन ज्यादा समय के लिए ग्लास के कांटेक्ट में रहा तो फोर्स पूरे ग्लास में स्प्रेड हो गया, स्प्रेड आउट हो गया, और ग्लास के जितने भी पार्टिकल सब थे वो पहले रेस्ट में थे, लेकिन फोर्स अब उन तक पहुंचा तो उनकी जो इनर्शिया थी वो रेस्ट वाली इनर्शिया थी, रेस्ट में रहेंगे हम।
वो इनर्शिया टूट के अब बन गई, मोशन में आ गई और ग्लास टूट गया। लेकिन जब आप बुलेट फायर करते हैं तो बहुत कम समय के लिए फोर्स केवल इसी पॉइंट पे लगा, केवल यही पॉइंट आगे निकल जाएगा, क्योंकि अदर पार्ट में ये फोर्स पहुंच ही नहीं पाएगा। बहुत कम समय के लिए जिस जगह पर फोर्स लगेगा केवल उसी जगह की इनर्शिया चेंज होगी, बाकी जगह की इनर्शिया मेंटेन रहेगी। वो सब रेस्ट में रहना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने में होने वाले चेंजिंग को अपोज करती है। तो चेंजिंग उसी में आएगा जिसमें बहुत कम समय के लिए फोर्स लगा। फोर्स केवल यहां लगा है, केवल इसी पार्ट में चेंजिंग आएगी, बाकी पार्ट में चेंजिंग नहीं। ये सब इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने बुक में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने इनर्शिया के बेसिक कॉन्सेप्ट को बता दिया। अब मैं आपको न्यूटन के सेकंड लॉ को बता रहा हूं। सेकंड, फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने बेसिक बातें बता दी और फर्स्ट लॉ से डेफिनेशंस ऑफ फोर्स पता चलता है, फोर्स की परिभाषा पता चलती है। अब सेकंड लॉ को देखिए। ये ऑब्जेक्ट, इसका मास m, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v, फाइनल वेलोसिटी। मास में कोई चेंजिंग नहीं है, टाइम लगा t टाइम। सोचिए, ये मास है और ये वेलोसिटी है। एक प्रॉपर्टी होती है मास के साथ वेलोसिटी, एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट रहता है, हालांकि मास भी कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि जब हम हाई स्पीड फिजिक्स की बात करेंगे, जहां पे बहुत हाई स्पीड पे पार्टिकल्स जो है दौड़ेंगे, 50,000, 60,000, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसी स्पीड में मास चेंज होते हैं। पर हम अभी उन फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपर लेवल की बातें हैं। हम अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं कि नॉर्मल स्पीड जो होती है 2000 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसे सब में मास चेंज नहीं करती, मास कांस्टेंट। ऐसी सूरत में जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका मोमेंटम होगा। मोमेंटम p से डिनोट किया जाता है, p इज इक्वल टू mv। ये डायरेक्टली रिलेटेड है फोर्स से। ये मोमेंटम एक ऐसी क्वालिटी है, क्वांटिटी है फिजिक्स की, और ऑब्जेक्ट की ऐसी क्वालिटी है जो मोशन में पैदा हो जाती है। मैं अभी यहां खड़ा हूं, मेरा मोमेंटम अभी 0, मैं अचानक से मोशन में आ जाऊं तो मेरा मोमेंटम कुछ हो जाएगा, और वो मोमेंटम ये बताएगा कि क्यों मैं मोशन में आया। मोमेंटम कोई साधारण क्वांटिटी नहीं है, यही क्वांटिटी फोर्स को भी बता देती है। कैसे भी देखिए, P इज इक्वल टू एम भी, ये मोमेंटम हुआ। इसका यूनिट कैसे डिफाइन, मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, ये एसआई यूनिट है मोमेंटम का। एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है जिसका यूनिट, उसे एसआई यूनिट कहते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है m इंटू यू। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है m इंटू v। एक बात तो क्लियर है ना, इसका मोमेंटम mu है, इसका मोमेंटम mv है। मोमेंटम चेंज हो गया है, मास चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी चेंज हो गया, यानी मोमेंटम चेंज हुआ, यानी कोई तो ऐसा रीजन हुआ होगा जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। और वेलोसिटी जो चेंज हुई है, मास तो साथ साथ है, ऐसा तो नहीं है कि मास रह जाएगा यहीं पे, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट है इसका मतलब मास है, मास और वेलोसिटी दोनों साथ चली, मास और वेलोसिटी दोनों साथ चली। ये जो प्रॉपर्टी यहां पे बन रही है ना, ये mu, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। यहां जो प्रॉपर्टी बन रही है दिस इज कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटम, बट ये मोमेंटम और ये मोमेंटम में दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग। ये चेंज हो गई मोमेंटम, यहाँ पे mu है वहां पे mv है, वेलोसिटी चेंज कर गई है, यानी मोमेंटम भी चेंज किया है। अब आप देखिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the force applied। मोमेंटम में जो चेंजिंग होगा, समय के साथ मोमेंटम में जो चेंजिंग होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एक बात तो मैंने पहले ही बताया, क्लियर किया, मोमेंटम फोर्स को बता देगा कितना फोर्स लग रहा है। मोमेंटम एक ऐसी क्वालिटी है ऑब्जेक्ट की जो अपने में होने वाले चेंजिंग से फोर्स का कैलकुलेशन पैदा कर दे। देखिए इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। दैट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। कैसे चेंजिंग पता करेंगे, यहां पे मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है mv, इनिशियल मोमेंटम है mu, बाय टाइम f प्रोपोर्शनल m v माइनस u बाय t, ऐसे लिख सकते हैं। देन f प्रोपोर्शनल m v माइनस u बाय t के लिए एक्सेलरेशन होता है। ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, प्रीवियस वीडियो में मैं इसे बता चुका हूं। एम ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एम ए, ठीक है, इसका वैल्यूज 1 कंसीडर कर रहे हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये बताया क्या, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब आप सोचिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इसकी कुछ वैल्यूज लिख लीजिए फोर्स की। मास के लिए यूनिट होगा केजी, एक्सेलरेशन के लिए यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट हुआ, और इसे ही हम लोग न्यूटन कहते हैं, यानी फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है। आप न्यूटन भी लिख सकते हैं और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हुआ, न्यूटन, डिनोटेड बाय एन। आपको लग रहा है ना कि मास का कुछ वैल्यूज देंगे और एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यूज देंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो फोर्स का भी कुछ वैल्यू निकल जाएगा। सपोज मास है 2 kg, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 4 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स कैलकुलेट होके कोई वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मेजरमेंट ऑफ फोर्स मिलता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन व्हिच गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, and we can calculate the exact values of the force। कितना फोर्स लगाना है जो चेंजिंग्स आ जाएंगे, यानी न्यूटन का पहला गति का जो नियम है वो डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, न्यूटन का दूसरा गति का जो नियम है वो मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है। और एक बात याद रखिएगा,
इज इक्वल टू एम ए, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जिस डायरेक्शंस में अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन भी होगा। F is equal to ma, this formula which gives us the power to calculate the mathematical form of the force, और हमें फोर्स का वैल्यू पता चलता है। इस फॉर्मूला की मदद से we can calculate the exact value of the force। हम फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है। यानी हमने फर्स्ट लॉ को समझा, सेकंड लॉ को समझा, अब थर्ड लॉ क्या है। मैं अभी इन सब चीज के बेसिक बातें ही बता रहा, क्योंकि इनमें बहुत और सारी चीजें हैं जो बताने के लिए, वो मैं फर्दर अलग अलग वीडियोस में लाता रहूंगा। अब न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, सपोज कीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट मास m है, नीचे की तरफ mg लगता है वेट। वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, ये एक तरह का फोर्स ही है जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। एक फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मैंने कहा है कि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। इस पे जब ये फोर्स लग रहा है ना, एक अगेंस्ट में एक और फोर्स ऊपर की ओर लगता है, उसे कहते हैं नॉर्मल। एक्चुअल में अगर ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन हुआ। जब मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, तो ये बोर्ड भी मेरे पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एक बॉल पे जितना फोर्स आप लगाइएगा F1, वो बॉल भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी F2, बट ये दोनों फोर्स अमाउंट में तो इक्वल होंगे बट डायरेक्शंस में इक्वल नहीं होंगे। दैट्स व्हाई वी यूज दिस साइन माइनस। माइनस साइन इंडिकेट द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशंस कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शंस बोथ आर इक्वल, बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं। अमाउंट के मामले में एक्शन और रिएक्शंस दोनों सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शंस के मामले में दोनों अपोजिट होते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशंस हमें यह बता रहा है कि एक्शन और रिएक्शंस दोनों इक्वल होते हैं अमाउंट में, और डायरेक्शंस में अपोजिट होते हैं। लेकिन आपको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फोर्स हमेशा कपल में रहते हैं। कहीं भी एक फोर्स अगर लगा है तो उसके रिवर्स में अपोजिट डायरेक्शंस में एक फोर्स होगा ही। आप कहीं भी देख लीजिए, मैं अभी खड़ा हूं, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। ये बोर्ड पे मैं अगर फोर्स लगाता हूं तो ये बोर्ड भी मेरे पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आप कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी फोर्स सिंगल नहीं रहते हैं, वो हमेशा कपल में रहेंगे, हमेशा कपल में रहेंगे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें यह बताता है कि फोर्स हमेशा जोड़े में रहते हैं। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बेसिक बात है। ज्यादातर लोगों को ये बातें ही पता है कि एक्शंस एंड रिएक्शंस बोथ आर इक्वल और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं, बट ये बातें भी जाननी जरूरी है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स की प्रकृति बताती है, फोर्स का नेचर क्या है। वो हमेशा कपल में रहेगा, जोड़े में रहेगा। एक फोर्स अगर लग रहा है नॉर्थ में तो जरूर साउथ में एक फोर्स होगा। ऐसे अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अगर बहुत सारा ध्यान दीजिएगा तो आपके पास बहुत ऐसी चीजें होंगी जो आपको सीधे इस कॉन्सेप्ट से आपको मदद मिलेगा। जैसे देखिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन, इस पर एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का फोर्स बिल्कुल वेट जो है डायरेक्शन इस तरफ। ये जो फर्श है ना,
इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक, अब आप न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये बात कंफर्म कर लेंगे कि इसके अगेंस्ट में भी एक फोर्स होगा। क्लियर, अगेंस्ट में एक फोर्स होगा जो इन दोनों को बैलेंस करेगा। एक ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा हुआ है, नीचे की तरफ अगर वेट लग रहा है तो ऊपर की तरफ जरूर एक फोर्स होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़कर ये बात न्यूमेरिकल्स में कंसीडर कर सकते हैं कि इधर अगर एक फोर्स लग रहा है तो इस साइड भी एक फोर्स होगा ही। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताया, नेचर ऑफ फोर्स। तो मैं तीनों फोर्स से जो मुझे पता चला है, जो हम लोगों को पता चला, सीखने को मिला, तो ये बताया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या दिया, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। थर्ड लॉ, नेचर ऑफ फोर्स। इन तीनों लॉ से हमें यह पता चला कि न्यूटन के पहले लॉ से पता चला फोर्स की परिभाषा, फोर्स है क्या। सेकेंड लॉ से पता चला उस फोर्स को मेजर कैसे करेंगे। थर्ड लॉ से पता चला उस फोर्स का नेचर कैसा है। फोर्स हमेशा जोड़े में मिलते हैं। न्यूटन ने अपने इन तीनों लॉ से फिजिक्स में बहुत बड़ी क्रांति ले आई। न्यूटन की इन तीनों लॉज की वजह से बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हुई। जितने भी इंस्ट्रूमेंट, सैटेलाइट, कार, ये घर का स्ट्रक्चर, जो भी चीजें होते हैं, इन तीनों के ही वजह से चल रही। तो ये तीनों लॉज जो है भौतिकी में, फिजिक्स में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिक्स को समझने के लिए इन तीनों लॉ की बेसिक बातें मैंने आपको बताई। आई होप आपको न्यूटन्स जो तीनों लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से आप लोगों को समझ में आए होंगे। हालांकि इनके फर्दर्स जो अदर भी डायमेंशंस हैं इन तीनों लॉज के बताने के, वो अपर क्लासेस के वीडियोस जब मैं कभी बनाऊंगा तो उस पर बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो बेसिक बातें हैं जो एक फिजिक्स के स्टूडेंट को ये पता होनी चाहिए कि न्यूटन के ये तीनों लॉ बिहेवियर में कैसे हैं, इन तीनों लॉ से क्या मिलता है। केवल देखिए डेफिनेशंस रट लेने से होता कुछ नहीं। आप जब तक इन तीनों लॉज को समझिएगा नहीं कि ये तीनों लॉ क्या हमें दे रहे हैं, इन तीनों लॉ से क्या पता चल रहा है, न्यूटन ने ऐसा क्या किया इस दुनिया में, तब तक आप बेसिक क्रक्स नहीं समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो से जो आपको पता चला उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और आगे आपको बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा। तो बेसिक बातें ही मैं अभी हर एक टॉपिक्स की बेसिक बातें बता रहा हूं जो एक फिजिक्स के स्टूडेंट को जाननी चाहिए। केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने से आप फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं बन पाइएगा, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक बातें, जो बेसिक है, जो रूट है, जो जड़ है, वो आपको जाननी होगी। तब आप उस पर आगे अगर आप अपने बिल्डिंग्स को खड़ा करते हैं, फिजिक्स की बिल्डिंग्स को अपने ब्रेन में, वो ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी। सो आई होप आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आएंगे। तो कोशिश मेरी जारी रहेगी आप लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन देने की। आई होप सो। थैंक यू सो मच।